हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। जैसा कि आप सभी पहले ही भारत दुर्दशा नाटक की जो समीक्षा थी या यूँ कहे कि उसका विस्तार से विश्लेषण था, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारत दुर्दशा नाटक की रंगमंचीय समीक्षा। ये प्रश्न आपके 2023 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था, तो मैं उसका भी उत्तर आप सभी के सामने ले आई। तो आइए देखते हैं कि अगर भारत दुर्दशा जो नाटक है वो रंगमंच के आधार पर किस प्रकार से मतलब इसको दिखलाया गया, इसकी समीक्षा की जाएगी, तो इसका उत्तर हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा जो 1876 और 1880 में इसका प्रकाशन यानी रचना काल माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम राजनीतिक नाटक है जो रंगमंच की दृष्टि से एक अनूठा और प्रभावशाली प्रयोग है। इसे लास्य रूपक और नाट्य राशक की संज्ञा दी गई, जो इसे रंगमंची प्रस्तुत के लिए उपयुक्त बनाती है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम इसकी रंगमंची समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। और इसकी समीक्षा देखने से पहले यदि आप सबने भारत दुर्दशा नाटक का जो मैंने उसकी सारांश या यूँ कहूँ समीक्षा और उसका विश्लेषण, अगर किसी भी प्रकार का भारत दुर्दशा नाटक से प्रश्न पूछता है और आपने वो वीडियो देख लिया, तो आपके सारे के सारे प्रश्न जो भी आएंगे पेपर में वो सब के सब आप मतलब बहुत ही आसानी से उसको हल कर देंगे, बहुत ही अच्छे से उसको प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे आप। तो इसलिए ये आप एक तरह से आधा अधूरा मानिए कि आपको जब तक वो आप वीडियो नहीं देखें जो मैंने विस्तृत विश्लेषण कराया भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक भारत दुर्दशा है, तो तब तक आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें ताकि आप पहले भारत दुर्दशा नाटक को ही समझें, फिर उसका जो रंगमंचीय समीक्षा है आप फिर इसे दोबारा से देखें, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भारत दुर्दशा नाटक से एक भी जो भी मतलब एक प्रश्न या दो प्रश्न, चार प्रश्न, कुछ भी आता है, आप सभी के सभी बहुत ही अच्छे से हल कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें देखते हैं कथानक और संरचना, मतलब कि जो ये नाटक है इसमें कथानक क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से भारतेंदु जी करते हैं, इसको हम देखेंगे। पहला है रंगमंची संरचना। नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रत्येक अंक एक विशिष्ट दृश्य जैसे शमशान, मैदान, अंग्रेजी सज्जित कक्ष, ग्रंथशाला, वन प्रस्तुत करता है। यह दृश्य भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को लेकर वर्तमान दयनीय स्थिति तक की यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करता है। प्रत्येक अंक का विभिन्न स्थान रंगमंच पर दृश्य परिवर्तन को चुनौतीपूर्ण बनाता है, किंतु यह नाटक दृश्यात्मक रूप से विविध और आकर्षक बनता है। मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, जो ये नाटक है भारत दुर्दशा नाटक है, इसके 6 अंक यानी कि एक तरह से इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। नाटक को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि नाटक बहुत बड़ा होता है और इसमें जो रोल होता है वो सभी लोगों को स्टेज पे दिखानी होती है कि लोग जो देखने वाले हैं वो उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, इसलिए बहुत छोटे छोटे पार्ट में काट के फिर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो नाटक में बहुत सारे भाग होते हैं और जैसा कि भारत दुर्दशा में इसके 6 भाग बताए गए हैं, यानी कि 6 हिस्सों में बांटा गया है, 6 अंकों में बांटा गया है। और जो हर एक भाग है उसका अपना अपना एक सीन दिखाया गया कि कहाँ पे किस स्थिति में या कौन से स्थान पे मतलब उसको जो लेखक है वो दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे शमशान दिखाया जाता है, मैदान दिखाया जाता है, अंग्रेजी जो साज सज्जा की जो सजावट के सामान होते हैं वैसा कमरा दिखाया जाता है, पुस्तकालय दिखाया जाता है, जंगल दिखाए जाते हैं। ये अलग अलग जो दृश्य है ये भारत के अतीत के गौरव और वर्तमान की दयनीय हालात को दिखलाते हैं। मतलब कि जो हमारा भारत था वो प्राचीन समय में वो कितना समृद्ध, कितना विकसित था, और जो आज का युग है यानी कि जो हमारा आधुनिक युग है, जब ये नाटक मतलब रचा जा रहा है, तब का जो युग है वर्तमान युग, किस प्रकार से दोनों मतलब दोनों ही स्थिति यानी दोनों के जो समय काल है उन दोनों में तुलनात्मक मतलब तुलना की जाती है, उस दृश्य को हमारे सामने प्रकट किया जाता है। और जो मतलब जो ये नाटक है मंच पर जो सीन दिखलाया जाता है वो थोड़ा कठिन, मतलब ऐसा कि जो दर्शक हैं वो अलग अलग भावनाएं मतलब देखते हैं कि कहीं शमशान पे बात की जा रही है, वहाँ पे वो दुखद भावना से देखते हैं, जंगल की बात की जाती है,
तो जहाँ पे जिस प्रकार के सीन दिखाए जाते हैं, लोग उसी भावना को प्रकट करके उससे कनेक्ट अपने आप को करते हैं। आगे है इसमें प्रतीकात्मकता। नाटक के पात्र जैसे भारत, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, रोग, आलस, जैसा कि आप इसमें अगर आपने भारत दुर्दशा नाटक, जैसा कि मैं बता रही हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कि ये भारत, भारत दुर्देव या भारत भाग्य, ये लोग कौन हैं। इसमें जो मुख्य पात्र है, गौण पात्र है, उन सब के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। यहाँ बस हम अभी इसका बस समीक्षा देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, अमूर्त अवधारणाओं के प्रतीक हैं। इन्हें रंगमंच पर जीवंत करने के लिए अभिनेताओं को भावनात्मक गहनता और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, विशेषकर भारत के क्रंदन और भारत भाग्य के आत्मघात जैसे दृश्यों में। जैसा कि ये जो नाटक है, इसके जो पात्र हैं वो असली इंसान नहीं है, बल्कि कि किसी का नाम भारत या भारत दुर्देव या रोग, आलस, ऐसे तो किसी का नाम नहीं होता है। तो इसलिए जो लेखक है, यानी कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो लोगों के जो भावना है, विचार है, वो एक प्रतीक के रूप में, यानी कि ये जो पात्र है, इनके रूप में हमारे समक्ष लाते हैं। जैसे कि भारत जो देश का प्रतीक है, आलस्य और रोग जो लोगों की बुराइयों का प्रतीक है, वो मतलब कि नाटक कर रहे हैं स्टेज पर, और वो ऐसे पात्रों को दिखाने के लिए मतलब एक कलाकार के चेहरे के हाव भाव या शरीर की भाषा से बहुत कुछ बतलाना चाहते हैं, कि जैसे कि अगर भारत है, वो भारत देश को दिखला रहा है, और जो रोग है या भारत भाग्य है, वो हमारे देश की बुराइयां, हमारी कुरीतियां, इन सबको लोगों के समक्ष प्रकट करता है। तो ऐसे इस नाटक में दिखाया गया है। अगला है दुखांत रूप। नाटक का दुखांत अंत भारत की मूर्छा और भारत भाग्य की आत्मघात दर्शकों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डालता है, जो रंगमंच पर एक शक्तिशाली समापन प्रस्तुति की मांग करता है। जैसा कि ये नाटक है, ये बहुत ही जो मतलब दुखद नाटक है, और इसका जो अंत है वो भी दुख के साथ होता है। जैसे जो भारत है, वो हमारा मुख्य पात्र है, तो वो जब मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, और जो उनका सहायक होता है भारत भाग्य, वो आत्मघात कर लेता है। इस दृश्य को जब लोगों के सामने मंच पर दिखाया जाता है, तो ये बहुत ही मतलब गहराई और गंभीरता से मतलब लोगों के समक्ष प्रकट किया जाता है, जिससे जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी भावुक हो जाते हैं जब वो मतलब आत्मघात कर लेता है। आगे हम देखेंगे इसमें भाषा और संवाद, मतलब कि जो ये नाटक है, इसमें किस प्रकार की भाषा की बात की गई है, कैसे लोगों आपसी बातचीत है, संवाद कैसे करते हैं, उन सबको यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें पहला है पद, गद्य और पद का समन्वय। नाटक में गद्य खड़ी बोली में और जो पद्य है वो ब्रज भाषा में है। रंगमंच पर यह समन्वय संवादों को काव्यात्मक भावपूर्ण बनाता है। अभिनेताओं को ब्रज भाषा के पदों को सहज और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला अपनानी होगी। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, दे धन विदेश चली जात ही अति ख्वारी जैसे पद दर्शकों को बांधने में समक्ष है, यदि इन्हें उचित लय और भाव के साथ प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि जो ये नाटक है, ये दोनों तरह की भाषाओं में बात की जा रही है। एक तो जो हमारी आम बोलचाल की, यानी कि जो हमारी मतलब हमारी सामान्य भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, खड़ी भाषा होती है, वो गद्य के रूप में, जैसे कि कोई भी संवाद इसमें दिखाया गया नाटक के रूप में, ये सब बहुत ही सामान्य जन भाषा में, मतलब कि जो हमारी खड़ी बोली है उसमें दिखाया जाता है। और जो इसमें कविताएं होती हैं वो यहाँ पे ब्रज भाषा में, यानी कि जो भी पद का मतलब कि हाँ जो कविताएं वगैरह हैं वो सब यहाँ पे ब्रज भाषा में लेखक दिखाते हैं। और जब कलाकार मतलब जो नाटक कर रहे हैं, वहाँ पे वो मंच पर ब्रज भाषा में पद बोलते हैं, और उन्हें लय और भाव से मतलब बोलना होता है, कि क्योंकि अगर आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें एक लय के साथ पढ़ेंगे, तभी उसे सामने वाला बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे पंक्ति दिखाई गई है कि किस प्रकार से ये लयात्मक रूप में उसको बोल रहा है, जो वहाँ स्टेज पे लोगों के सामने दिखा रहा है, ताकि ये लय और भाव में मतलब बोला जाएगा, तो जो दर्शक है उन पर गहरा असर डालेगा,
और जो आम बोलचाल की भाषा वो आपसी बातचीत में कर ही रहे हैं मंच पे। आगे है योगी का लावनी गीत। प्रथम अंक में योगी का गीत रंगमंच पर संगीतमय प्रस्तुत का अवसर प्रदान करता है, जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। यह गीत प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करता है। मतलब पहला अंक जो है यानी कि पहला भाग, पहला हिस्सा जो इस नाटक का है, इसमें एक योगी है जो गीत गाता है और वह मंच पर संगीत और नृत्य का सुंदर अवसर बनाता है। इससे जो दर्शक हैं वो भारत के पुराने गौरव और आज की हालत का मतलब जो फ़र्क है वो समझ पाते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत था वो किस प्रकार से था, और जो हमारा आधुनिक भारत है, ये जो अंग्रेजी शासन है उनके कारण हमारा जो आज का भारत है उनकी किस प्रकार से दुर्दशा की जा रही है। तो इन दोनों में वो फ़र्क समझाने की मतलब यहाँ पे कोशिश करता है। आगे हम देखेंगे संवादों की गंभीरता। इसके अंदर है संवाद प्रतीकात्मक और गंभीर है, जो सामाजिक राजनीतिक विषयों को उजागर करते हैं। इन्हें रंगमंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अभिनेताओं को गहरी समझ और भावनात्मक तीव्रता की आवश्यकता है। मतलब जो ये नाटक है, ये संवाद इसके गंभीर और गहरे होते हैं। मतलब कि क्योंकि ये जो नाटक जब लिखा जा रहा था तो अंग्रेज लोगों का एक तरह से ऐसा लोगों पे दबदबा था कि वो लोग मतलब खुल के अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, उनके मतलब खिलाफ अपना आवाज़ नहीं उठा सकते थे। इसलिए ये जो नाटक है ये भी अप्रत्यक्ष रूप में मतलब कि सीधा सीधा ऐसा नहीं कह सकते कि ये नाटक हम आपको अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काने या अंग्रेज़ों की बुराइयां दिखाने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज़ लोग भी रहते थे, तो इसे जब्त कर देते, यानी कि इन्हें दिखाने से लोगों को दिखाने ही नहीं देते। तो इसलिए ये नाटक एक व्यंग्यात्मक रूप में दिखाया गया कि मतलब कि अंग्रेज़ों के बारे में ही था लेकिन अंग्रेज़ों को पता ना चले, तो इस भाव से दिखाया गया था। तो यही मतलब यहाँ पे कि जो संवाद बोले जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि उन लोग मतलब अंग्रेज़ों के बारे में कि जो हमारा भारत के लोग हैं उन्हें वो बात समझ में आ जाए और वो लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ जो अंग्रेजी शासक नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये लोगों को सोचने पे मतलब मजबूर करते थे। इसलिए यहाँ पे जो पात्र हैं वो बहुत ही समझदारी और भावनात्मक गहराई के साथ संवाद करते थे कि वो लोगों तक पहुँचे। मतलब जो उनकी भावना है वो क्या कहना चाहते हैं लोगों से, अपने समाज में किस प्रकार से बदलाव करना चाहते हैं, तो वो अपनी भावना, अपनी बातों को वो लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत ही सुंदर मतलब प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे। आगे है रंगमंची चुनौतियाँ। यहाँ पे पहला है पात्रों की अमूर्तता। भारत दुर्देव, भारत भाग्य जैसे पात्र अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें मंच पर जीवंत करना कठिन है। अभिनेताओं को प्रतीकात्मक अभिनय और भाव प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। जैसे कि जो पात्र हैं वो बहुत सीधे साधे मतलब सीधे मतलब एक तरह से व्यक्ति नहीं बल्कि भावनाओं का रूप है। यहाँ पे जो भारत है ये हमारे पूरे भारत को यहाँ पे प्रतीक उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत ही छोटा मोटा या बहुत ही नॉर्मल पात्र है, नहीं, ये हमारे भारत को दर्शा रहा है, उसका यहाँ पे प्रतीकात्मक उसका यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पात्र के रूप में हमारे समक्ष आता है जो हमारे भावनाओं को सीधे छूता है। और जैसे भारत भाग्य यानी कि जो भारत का बुरा भाग्य यानी कि बुरा करने की सोच रखता है, तो ऐसे जो पात्र हैं उनको जिंदा करना आसान नहीं है। और जो वहाँ पे पात्र हैं जो नाटक कर रहे हैं मंच पे, वो बहुत ही सशक्त एक तरह से कि बहुत ही अपने कैरेक्टर में घुस के वो अभिनय करते हैं लोगों को, ताकि अगर वो भारत की जो बुराई छा रहा है, जैसे कि यहाँ पे भारत दुर्देव है जो भारत का बुराई करता है, भारत के दुर्दशा की बात करता है, दिखाता है, तो उस जो पात्र है उनको उस प्रकार से ही रोल करना पड़ेगा कि जो लोग हैं सामने दर्शक है वो जोड़ पाए कि मतलब जो ये पात्र है वो हमारे लिए किस प्रकार से अच्छाई और बुराई किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, कौन सा सही है कौन गलत है। तो लोगों को समझाने में भी थोड़ा सा इस बात को बहुत ही कठिनाई पड़ती थी, इसलिए इनको बहुत ही आसान और प्रतीकों के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था। अगला है दृश्य परिवर्तन। इसमें 6 विभिन्न दृश्यों, शमशान, मैदान, ग्रंथशाला आदि, जिसके लिए मंच सज्जा में त्वरित
और प्रभावी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह मंच डिजाइनरों के लिए तकनीकी चुनौती हो सकती है, विशेषकर सीमित संसाधनों में। मतलब कि जो हमारे नाटक है वो उसके जो 6 अलग अलग जगह दृश्य हैं, वो मंच पर हर बार जो सीन है बदलना आसान नहीं होता है। इसके लिए जो डिज़ाइनर होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही कम सामान में, यूँ कहे कि जैसे कि हमें अगर शमशान का दिखाना है तो उस प्रकार से पर्दे वगैरह वो ऐसा कर देते थे, या ऐसा दृश्य रच देते थे कि वो जैसे लोगों को सामने से फील होने लगता है कि हाँ, ये शमशान का चित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये शमशानी जगह है जहाँ पे इस प्रकार के नाटक को दिखाया जा रहा है। तो इसकी बात की जा रही है। आगे है वेशभूषा और मंच सज्जा। अंग्रेजी शासन और भारतीय परंपराओं के समन्वय को दर्शाने के लिए वेशभूषा, जैसे बंगाली, महाराष्ट्री और देसी सज्जनों की पोशाक, और मंच सज्जा जैसे अंग्रेजी शिक्षित कक्ष, जीर्ण मंदिर, यथार्थवादी और प्रतीकात्मक दोनों होना चाहिए। उदाहरण के लिए चौथे अंक में अंग्रेजी सज्जित कक्ष जो पाश्चात्य प्रभाव को दर्शाता है, जबकि शमशान भारतीय संस्कृति को अवनीत को, मतलब कि जो हमारा नाटक है उसके जो भारतीय परंपरा और अंग्रेजी संस्कृति दोनों को दिखाता है कि यहाँ पे जो इसके लिए जो कपड़े हैं वैसा होना चाहिए। जैसे जो हमारा भारतीय वो बंगाली, महाराष्ट्री और अंग्रेजी पोशाक, और मंच की जो मतलब सजावट है उनके अनुसार की गई है। जैसे अंग्रेजी कक्ष दिखाया गया है, और हमारा जो भारतीय है वो भारत मतलब यहाँ पे शमशान को दिखाया गया, जो भारतीय संस्कृति को यहाँ पे दर्शकों को दिखला रहे हैं। तो उसकी बात की जा रही है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे दर्शन के जो बात की जा रही है उसकी बात करेंगे। नाटक का गंभीर और राजनीतिक स्वरूप आधुनिक दर्शकों के लिए प्रासंगिक बनाए रखने हेतु रचनात्मक निर्देश की मांग करता है। उदाहरण के लिए डिसलॉयल्टी पुलिस का दृश्य आधुनिक संदर्भ में दमनकारी शासन का प्रतीक बन सकता है। जो नाटक है वो हमारा बहुत ही पुराने समय का है, इसलिए इनकी जो बातें हैं आज भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे सरकार का दमन, भ्रष्टाचार, जनता की चुप्पी, इसलिए जो निर्देशक यानी कि जो हमारे लेखक हैं, यानी कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, वो ऐसा तरीका निकालते हैं कि जो आज का जो दर्शक है वो अपने से जोड़ सके, यानी कि जो ये नाटक है वो खुद से कि मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। जो उस समय होता था वो इस समय भी हो रहा है, तो इस प्रकार से इसे रचा गया है। आगे है रंगमंची प्रभाव। रंगमंची प्रभाव के अंतर्गत है जैसे नवजागरण की भावना। नवजागरण नाटक नवजागरण काल की भावना को मंच पर जीवंत करता है। यह दर्शकों को सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रेरित करता है। योगी का गीत और भारत भाग्य का अंतिम दृश्य दर्शकों के गहरी संवेदना, विचार जागृत करता है। मतलब कि जो ये नाटक है उस समय को सोच को दर्शाता है जब लोग जागरूक हो रहे थे, यानी कि जब नवजागरण आ रहा था आधुनिक काल में। तो ये मंच पर दिखाता है कि जो दर्शक हैं वो देशभक्ति और समाज सुधार की भावना को जगा सके, यानी कि अपने समाज को और अच्छा मतलब उनको सुधार उसमें करे, ताकि जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ, वो सब नष्ट हो सके। आगे है संगीत और नृत्य। लावनी गीत और प्रतीकात्मक नृत्य जैसे भारत का क्रंदन, भारत दुर्देव का प्रभावशाली प्रवेश रंगमंच का दृश्यात्मक आकर्षण बढ़ाते हैं। ये तत्व दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांधने में सहायक होते हैं। यानी कि जो हमारा पहला इसमें हिस्सा है, यानी कि अंक है, वो यहाँ पे लावनी गीत, यानी कि जो यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ मतलब गीत गाते हुए और भारत का जो क्रंदन करते हुए दुर्देव की जिस प्रकार से वो एंट्री करता है, मतलब ये सारे के सारे जो नाटक में दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच जीता जागता हमारे सामने ऐसा नाटक पेश किया जा रहा है, जिससे लोग बहुत ही भावनात्मक, यानी कि जो दर्शक हैं, यानी कि जो देखने वाले हैं, वो बहुत ही उनसे दिल से मतलब जुड़ जाते हैं, और उस नाटक को वो ऐसा उनको महसूस होता है कि वो सच में जैसा जैसा हमारे साथ मतलब हमारे भारत का जो दुर्दशा हो रही है, लोग ऐसे ही हमारे साथ कर रहे हैं जो अंग्रेजी शासन है, तो उस प्रकार से इस भावना को व्यक्त करते हैं। अगला है प्रकाश और ध्वनि। मंच पर प्रकाश का उपयोग जैसे शमशान में मंद प्रकाश, मैदान में उज्जवल प्रकाश, और ध्वनि प्रभाव जैसे योगी के गीत में संगीत, या भारत की मूर्छा में नाटकीय ध्वनि नाटक की भावनात्मक गहनता को बढ़ाता है।
जैसे हमारा देखते हैं कि जो भी मंच होता है उस पे रोशनी, आवाज़ मतलब एक पहले से मतलब सेट किया जाता है कि यहाँ पे कम लाइट चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा लाइट चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब भी नाटक में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं कि अगर हमें शमशान का चित्र दिखाना है तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर लाइट जला देंगे जिससे वो शमशान का चित्र दिखाए नहीं, क्योंकि जो शमशान है वहाँ पे एक प्रकार से दिखाया जाता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ मतलब सब कुछ मतलब सूना सूना सा होता है, कोई चहल पहल नहीं। एक प्रकार से खुद में ही वो मतलब पूरी दुनिया ही लगती है कि वो सब कुछ एक नष्ट हो गया है, वहाँ पे कोई जीवंत रूप नहीं है। तो ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हमें उस प्रकार की जो लाइटिंग होती है या जो यहाँ पे गीत संगीत की बात की जाती है तो सब कुछ पहले से सेट करना पड़ता है, जो लोगों को भावनात्मक रूप से उन्हें वहाँ से जोड़ता है। आगे है प्रमुख दृश्यों को, जो दृश्य है उसकी रंगमंची प्रस्तुति। छोटा सा देख लेते हैं। प्रथम अंक में योगी का लावनी गीत एकल प्रदर्शन के रूप में प्रभावशाली हो सकता है, जो दर्शकों को भारत के गौरवशील अतीत और दयनीय वर्तमान का बोध कराता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से पहले वीडियो में समझाया है। जैसे एक योगी आता है और वो जो गीत गाता है जिससे भारत की जो दुर्दशा है वो साफ साफ दिखाई देती है, इन सब की बात करता है वो। फिर द्वितीय अंक में दिखाता है कि भारत का क्रंदन और मूर्छा मंच पर भावनात्मक चरमोत्कर्ष का दृश्य है, जिसे अभिनेता को गहन अभिनय के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि जो भारत का जो रोना है, बेहोश होना है, वो भावुक दृश्य है जो इस मतलब नायक इस सीन को बहुत ही गहराई के साथ लोगों के समक्ष अभिनय यानी कि दिखाना होता है, नाटक करना होता है। अगला तृतीय अंक में देखेंगे कि जो भारत दुर्दैव है और सत्यानाश फौजदार है का प्रवेश होता है खलनायक और भयावह तरीके से, और नाटकीय प्रभाव जैसे गहरी आवाज़, प्रभावशाली वेशभूषा की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भारत दुर्दशा वो खलनायक के रूप में मतलब एंट्री करता है, तो अगर वो खलनायक है तो जो उसका रूप होगा, स्वरूप होगा, वो उसी प्रकार से होगा कि वो खलनायक लगे, यानी कि जो थोड़ा डरावनी टाइप का, उसकी भारी आवाज़ें होंगी, उसकी पोशाक वैसा होगा कि किसी ना किसी तरह का साजिश कर रहा है हमारे भारत को नष्ट करने का। अगले में हम देखेंगे पश्चिमी में समिति का दृश्य व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण हो सकता है, जिसमें बंगाली, महाराष्ट्रीय और संपादक जैसे पात्रों का अभिनय जीवंत और चरित्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा भारत जो भाग्य है उसके जो मतलब यहाँ पे देखते हैं कि जो सीन है उसका जो मजाकिया और व्यंग्यात्मक रूप में दिखाया गया, जैसे ये महाराष्ट्रीय है, बंगाली है, इसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग मतलब संस्कृति को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे किरदार आते हैं और कलाकारों को अपने किरदार यानी कि जो बंगाली है वो महाराष्ट्री है वो अपने में डाल लेते हैं स्वयं में। तो इन सबको भी मतलब यहाँ पे इनकी अहम भूमिका निभाई गई है। अगला छठा है कि भारत भाग्य का आत्मघात नाटक का सर्वाधिक मार्मिक दृश्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे मंच पर गंभीर और ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना होगा ताकि दर्शक भारत की दुर्दशा पर चिंता करें। मतलब कि जो हमारा भारत भाग्य है वो हमारे अतीत भारत के मतलब प्राचीन भारत के गुणगान करता है, पर सबको वो मतलब उस गुणगान के लिए सभी को चाहता है कि वो पहले जैसे भारत को बनाने में कोशिश करे, मदद करे, लोग जागृत हो, पर वो असफल रहता है जिस कारण से वो आत्मघात कर लेता है। और ये पूरे ही नाटक का सबसे दुखदायक दृश्य होता है, इसलिए इसका जो मंच पे वो अपना वहाँ पे प्रदर्शन करता है, प्रस्तुति करता है, तो उस प्रकार से करता है कि जो देखने वाले हैं वो समझे, जुड़े कि जो हमारा भारत है उसके कारण से हमारे पूरे भारत की दुर्दशा हो रहा है। आगे है रंगमंची प्रासंगिकता। भारत दुर्दशा रंगमंच पर एक शक्तिशाली प्रस्तुति बन सकता है क्योंकि यह सामाजिक और राजनीतिक विषयों को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके दृश्य, संवाद और पात्र आधुनिक दृश्यों के लिए भी प्रासंगिक है क्योंकि वह परतंत्रता, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे राष्ट्रीय चेतना जैसे विषय को उठाते हैं, किंतु रंगमंची प्रस्तुति के लिए निर्देश को प्रतीकात्मक यथार्थवाद के बीच संतुलन स्थापित करना होगा ताकि नाटक का निर्देश जो नाटक का संदेश स्पष्ट और प्रभावशाली रहे। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा आज का समय है वो नाटक को जिस प्रकार से मंच पर दिखाया जा रहा है, उसकी प्रस्तुति की जा रही है इतने अच्छे से
क्योंकि इसमें जो आज के सवाल है, यानी कि जो हमारा आज का जो समय है, उसकी जो देशभक्ति, सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक शोषण आदि हैं, उसे लेखक को ध्यान रखना होगा कि जो नाटक है वो प्रतीकों को असल में जीवन के जो जीवन है उसके बीच संतुलन बनाए रखे, ताकि जो दर्शक है इसे समझ सके और महसूस भी कर सके कि जो हमारी भारत दुर्दशा है, जो हमारा समय है, उस समय जो शक्तिशाली जैसे कि अंग्रेजी शासन है, किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जो भी कुरीतियाँ हैं, इन सबको बढ़ाए जा रहे हैं और लोग उसे अपना रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन सबको भी आज के समय में यहाँ पे लेखक जोड़ के दिखा रहे हैं। आगे हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में है, भारत दुर्दशा रंगमंची दृष्टि से एक जटिल किंतु प्रभावशाली नाटक है। इसमें प्रतीकात्मक शैली, गहन संवाद, विविध दृश्य इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। परंतु जो हमारे यहाँ पे निर्देशन, अभिनय और मंच सज्जा के साथ यह दर्शकों पर गहरा प्रभाव जो छोड़ सकता है, यह नाटक नवजागरण के भावना को जीवंत करता है और आधुनिक रंगमंच में भी सामाजिक जागरूकता का संदेश दे सकता है। यानी कि जो हमारा भारत दुर्दशा जो नाटक है वो मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही कठिन लोगों में कठिनाइयाँ है, जो कठिन स्थिति आती हैं, और क्योंकि इन सब कठिनाइयों के साथ ही लोगों को जो हमारे पात्र हैं उन्हें ऐसे प्रस्तुत करना है कि लोग उसी से प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करें कि जो दर्शक हैं वो उनसे जुड़ सकें। इससे जो प्रतीकात्मक, पात्र, भावनात्मक दृश्य और गहरे संवाद जो की जाती है, यानी कि आपसी बातचीत की जाती है, वे अगर सही तरह से दिखाया जाए तो जो दर्शक हैं उनके जो मन में वो गहरी छाप छोड़ सकते हैं। यह नाटक केवल एक कहानी नहीं, ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सोच जो हमारा समाज है उसे जगाने, उसे बदलने का एक तरह से ये एक नया कदम कह सकते हैं उठाया जाता है कि जो हमारा भारत है, जब तक जो हमारा समाज है वो विकसित नहीं होगा, यहाँ के लोग विकसित नहीं हुए, उनका जो सोच है वो नहीं बदलेगा, तब तक हमारी भारत की इसी प्रकार से दुर्दशा होती रहेगी। तो लेखक एक प्रकार से लोगों को जागृत करने का, उनके तक संदेश पहुंचाने का यहाँ पे एक मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि मैंने भारत दुर्दशा नाटक के 3 वीडियो, कि ये 3rd है, अगर आपने तीनों वीडियो देख लिया तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत दुर्दशा के कोई भी प्रश्न आते हैं आप उसे बहुत ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि जो नाटक है उसमें मिला जुला के भारत की दुर्दशा की बात की जा रही है। नाटक के स्थिति, यानी कि नाटक के द्वारा ही हमारे भारत की स्थिति को दिखाया गया है, प्राचीन स्थिति को दिखाया गया है, और जो हमारा ये आधुनिक समय है जब नाटक लिखा जा रहा है तब की स्थिति को दिखाया गया है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें। थैंक यू।